चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और इसका नाम क्या है? मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए एक ही वेरिएबल सफिशिएंट था, x इक्वल टू 1 पे, पार्टिकल 2 पे या 3 पे है। बट जब आपका पार्टिकल मोशन करेगा एक प्लेन में तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलेगा, दो कोऑर्डिनेट काम आएंगे, x और y दोनों। ठीक है, और जैसे ही x और y दोनों कोऑर्डिनेट काम आएंगे तो यहाँ पे आपको वेक्टर्स की बेसिक समझ होनी चाहिए, है ना। वेक्टर, एक मिनट, हाँ जी, वेक्टर क्वांटिटी आपकी स्केलर से अलग है। वेक्टर क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड रहेगा, एक डायरेक्शन रहेगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज को आप स्केलर्स की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के अलग मेथड है। तो सबसे पहले वेक्टर एडिशन का हल्का सा बेसिक देख लेते हैं। वेक्टर एडिशन के लिए आपके पास तीन मेथड्स हैं, कौन से हैं? पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल लो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे सिंपल अगर यूज करें पैरेललोग्राम लो, तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। पैरेललोग्राम बोलता है कि दो वेक्टर्स को ऐड जब करेंगे तो इन दोनों वेक्टर्स से पहले आप बना लें एक पैरेललोग्राम, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा r, और इस r का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये आता है r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। एक चीज और निकालते हैं, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन, ये हमने निकाला रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं अगर ए से उसका एंगल निकाल लूँ तो डायरेक्शन ही है कि ए से इतने एंगल ऊपर है वो, तो यहाँ पे tan अल्फा निकालने के लिए आप निकालते हैं tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा। मुझे एक्सप्रेशन ध्यान नहीं था, बट हाँ आप हल्का सा ध्यान रखें तो तुरंत डिराइव कर सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल मानी और उसका tan अल्फा क्या होगा? दिस अपॉन दिस, और ये वाली लेंथ, इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट b साइन थीटा है, और नीचे वाला a प्लस बी कोस थीटा। ऐसे करके आप दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पहला हुआ आपका पैरेललोग्राम लो। सेकंड है ट्रायंगल लो। ट्रायंगल लो में क्या करते हैं? दो वेक्टर्स हैं, एक a और दूसरा कोई b वेक्टर, दोनों को ऐड करना है। तो पहले लेट से मैंने a वेक्टर को लिख लिया, a वेक्टर के टिप पे b की टेल रखेंगे, और दोनों वेक्टर्स को ट्रायंगल की साइड्स मानते हुए तीसरी साइड कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रायंगल की। और जिस सीक्वेंस को ये दोनों फॉलो कर रहे हैं उसके अपोजिट सीक्वेंस में इन दोनों का एडिशन, a प्लस बी का एडिशन r वेक्टर जो होगा वो ये होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ के बराबर होगा और डायरेक्शन आपकी ये होगी। ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर भी आता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो, और x एक्सिस के अलोंग, अगर जब आप x y z एक्सिस प्लॉट करते हैं तो x के अलोंग जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, उसको आप i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो y के अलोंग होता है उसको आप j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है, लेट से कोई वेक्टर a है, किसी वेक्टर को आप दो वेक्टर से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं,
बट यहाँ पे बेनिफिशियल ये रहता है कि आप उस वेक्टर को दो वेक्टर से मिलके बना हुआ माने जो कि एक्स और वाई के अलोंग है। अगर ये थीटा है तो दिस कंपोनेंट विल बी ए कोस थीटा, दिस विल बी ए साइन थीटा। सबसे बेनिफिशियल तो यही होता है कि आप थीटा की साइड कोस थीटा और उसकी साइड साइन थीटा का कंपोनेंट टूटता है। और ए को आप लिख सकते हैं साथ में, ए कैन बी रिटन एज ए कोस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप। जब भी यूनिट वेक्टर के अंदर कोई मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन वही रहेगी, बट उतने टाइम उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे आई कैप का मतलब है कि एक वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। जैसे ही मैं इसको 4 आई कैप लिखूंगा तो इसका मतलब है पहले वाले के मुकाबले इसका मैग्नीट्यूड 4 गुना हो गया, पर डायरेक्शन सेम रही है, एक्सिस के अलोंग ही रही है। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स मेरे को गिवन है, ए इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और दूसरा वेक्टर है आई प्लस आई माइनस जे कैप, तो आप बताएं ए प्लस बी कितना होगा। जब आपके वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, यहां पे आप क्या मान सकते हैं, ए को दो वेक्टर से मिलकर बना हुआ, एक एक्स के अलोंग है एक वाई के अलोंग है, यहाँ एक्स के अलोंग यहाँ वाई के अलोंग, तो एक्स वाले दो वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं। अगर पैरेलल हैं तो दे कैन बी एडेड डायरेक्टली, तो आपका 3 आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पे 4 माइनस 1 प्लस 3 जे कैप, ऐसे करके आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स का हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जैसे हमने पहला ही पॉइंट डिस्कस किया कि जब भी हम मोशन एंड प्लेन की बात करेंगे तो पार्टिकल की जो पोजीशन है, उस पोजीशन को बताने के लिए अब आप सिर्फ एक कोऑर्डिनेट यूज नहीं करेंगे, दो कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, और दो कोऑर्डिनेट्स को आप लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर है किसी भी रैंडम पोजीशन का। सेकंड, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट लिखनी है, देखिए पोजीशन वेक्टर में हमने क्या कहा कि आपको दो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेट से कोई पॉइंट आपका रैंडम ये है, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कुछ गिवन है, वाई की वैल्यू है, तो इसको हमने इस तरीके से लिखा। और लेट से ये आपका R1 वेक्टर था, ये जो पार्टिकल यहां था डिस्प्लेस होकर लेट से यहां पे आ गया R2 वेक्टर पर। आपको निकालना हो डिस्प्लेसमेंट तो कैसे निकालेंगे, लेट से R1 को मैंने बोला R1 इज इक्वल टू x1 आई कैप y1 जे कैप, और जो फाइनल पोजीशन है R2 वो x2 आई कैप y2 जे कैप है। अब आप अपने मन से बताएं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। पार्टिकल यहां था यहां गया है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, शॉर्टेस्ट पाथ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये है। अगर मुझे इसको लिखना हो इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, लेट से मैंने इसको डेल्टा R1 डेल्टा R बोल दिया, डेल्टा R बोल दिया, तो डेल्टा R यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ देखिए आप ट्रायंगल लो यूज करेंगे तो इस वेक्टर के टिप पे उसकी टेल रखी है और इन दोनों के सीक्वेंस के अपोजिट ये वेक्टर है, तो आप सिंपली बोल सकते हो R2 विल बी इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R, लेकिन हमें डेल्टा R निकालना था तो ये आपका हो गया R2 माइनस R1। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालेंगे तो आप बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है। तो यहां पे डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज R2 माइनस R1, और यहाँ पे अगर R1 R2 आपने ऐसे माना है तो आप देखें R2 में से ये घटाना है, तो जब ऐसे घटाते हैं तो I में से I वाला पार्ट घटेगा, तो इट विल बिकम x2 माइनस x1 आई कैप प्लस जे कैप, और ये आपका हो गया डेल्टा x आई कैप डेल्टा y जे कैप।
इन दोनों एक्सप्रेशन से आप एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर को आपने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक्स और वाई में, ऐसे ही आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी दो पार्ट में ब्रेक किया। ये रिजोल्यूशन वेक्टर्स का ही एक एग्जांपल भी है कि आप एक वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एक्स और वाई के अलोंग, ठीक है। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का बेसिक मीनिंग क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो लेट्स से मैंने बोल दिया उसको वी एवरेज विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर मैं यहां पे ये वैल्यूज पुट कर दूं तो ये आपका हो गया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। तो यहां पे भी आपने एवरेज वेलोसिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक्स और वाई के अलोंग, ठीक है। अगर मुझे इसी एक्सप्रेशन को चेंज करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टर्म्स में, पॉइंट नंबर 4, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी को यूज करके कैसे निकाल सकते हैं, बताएं क्या बताया था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन बताया था? देखो, जब भी जिस इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है उस टाइम के आप आसपास के टाइम को सिलेक्ट करते हैं, उतने टाइम में आप एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और उतने छोटे टाइम में एवरेज वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी, इसलिए आप उसी एवरेज वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस मान लेते हैं। तो कुल मिला के अगर इसी एक्सप्रेशन के ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दूं कि जो डेल्टा टी है इट शुड बी वेरी क्लोज टू जीरो, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। इसको आप लिख दें v को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस, इट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ये बात लिखने का मतलब ये है कि डेल्टा टी बहुत छोटा है। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, यहां पे आप ये लिमिट फिर यहां भी लगेगी, दिस लिमिट विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो डेल्टा एक्स डेल्टा टी आई कैप, और एक एक्सप्रेशन और रहेगा वाई वाला भी। इसको मैं बोल सकता हूं, ये वाला टर्म क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये वाला टर्म है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो यू कैन राइट इट v इज इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। यहां भी आपने वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है, वी एक्स और वी वाई के अलोंग। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसको मैं dv बाय dt लिख सकता हूं। तो ये आपका आ जाएगा a इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। पिछले पांचों एक्सप्रेशंस में हमने एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ा है, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जिसमें मैं फोकस करता हूं, 2D motion can be considered as two 1D motion occurring simultaneously in mutual perpendicular directions। लिखना है किसी को, है ना? 2D motion can be considered as two 1D motions occurring simultaneously in mutually perpendicular directions, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को क्या हमने ऊपर अप्लाई किया हर जगह? चेक करें आप, जो पांच एक्सप्रेशन हमने लिखी हैं सब जगह क्या किया है हमने, जो मोशन हो रहा है उसको दो पार्ट में ब्रेक किया है, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग। अब दोनों का आप अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, उसका एग्जांपल हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। मेन चैप्टर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट होता है ये। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है अगर आपने एक बॉल को फेंका और वो बॉल, पिछले चैप्टर में आप देखें जब भी हमने बॉल को थ्रो किया था तो वर्टिकली अपवर्ड किया था,
क्योंकि मोशन है ना स्ट्रेट लाइन रखना था, तो स्ट्रेट लाइन का मोशन आपका वर्टिकली फेंकने पे ही रहेगा। जब बॉल को मैं ऐसे फेंकूंगा तो वो आपका स्ट्रेट लाइन का मोशन नहीं रहेगा, मोशन है ना प्लेन हो जाएगा। आप ये बताएं ऐसा मोशन 2D मोशन है कि 3D मोशन है? यहाँ तो x भी बदल रहा है, y भी बदल रहा है और z भी बदल रहा है, तो 3D नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, जिस डायरेक्शन में अगर मैं पत्थर ऐसे फेंकूंगा तो पत्थर इसी प्लेन में रहेगा ना, ऐसे फेंका है तो ऐसे तो नहीं जाएगा वो कहीं, तो इस प्लेन में रहेगा। तो जिस प्लेन में फेंका है उसी को मैं x और y चूज करूंगा, तो आपके 2 डायमेंशन यूज होंगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2D मोशन। ठीक है, लेट से ये बोला गया है कि इस पार्टिकल को आपने v वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा फेंका गया, और फेंकने के बाद ये सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरेगा, तो इस ट्रजेक्टरी को आप बोलते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल आप ये माने कि इस बॉल के ऊपर 2 लेजर लाइट्स लगी हुई हैं। मैं इस ये मोशन आपका 2D का मोशन है, इस मोशन को मैं 2 1D मोशन में ब्रेक कर रहा हूं, जो एक एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और एक वाई के अलोंग होगा। जैसे ही ये आगे जाएगा, लेट से ये पार्टिकल यहां आ गया, तो इसका एक्स एक्सिस पर जो स्पॉट बनेगा लेजर लाइट का वो यहां बनेगा, और वाई एक्सिस पे यहां बनेगा। यहां जब आई ये बॉल तो एक स्पॉट यहां बना और इसका यहां बना, यहां जब आई तो एक स्पॉट यहां और यहां पे यहां। जब ये बॉल और आगे जाएगी तो इसका स्पॉट यहां बनेगा और ये यहां आ जाएगा, ये और आगे जाएगी तो ये यहां स्पॉट बनेगा और नीचे यहां बनेगा और ऐसे बनेगा। एक्चुअल मोशन आपका ऐसे हो रहा है, लेकिन उसका जो उस पॉइंट का प्रोजेक्शन है ऑन आई वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वो स्पॉट ऐसे मूव कर रहा है और वाई एक्सिस पे ये ऐसे मूव कर रहा है। तो इसी मोशन को मैं अगर हटा दूं और सिर्फ आपको ये शो कर दूं, तो उससे आप इस मोशन का हर हर चीज निकाल सकते हैं। कैसे समझते हैं? अगर मान लो आपकी बॉल यहां पे है, आपकी बॉल यहां पे है, यहां पे है, तो आपको इस पॉइंट का पता होगा, इस पॉइंट मैं कह रहा हूं कि अगर ये बॉल का नहीं पता बट ये प्रोजेक्शंस का पता है कि इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, तो आप क्या बॉल की पोजीशन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट, अगले ही मोमेंट पे ये यहाँ पे है, तो ये स्पॉट यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा। तो जिस स्पीड से ये आगे ये वाला स्पॉट आगे मूव करेगा, वो इस पार्टिकल का क्या vx रहेगा? क्योंकि जिस स्पीड से ये वाला कंपोनेंट आगे मूव करेगा, उसी स्पीड से तो वो पार्टिकल का की वेलोसिटी का x कंपोनेंट रहेगा। ऐसे ही जो ये वाला स्पोर्ट आगे मूव करेगा वो vy को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुल मिला के अगर मुझे ये वाले स्पोर्ट्स का मोशन पता है तो मैं एग्जैक्ट मोशन को निकाल सकता हूं। 2D मोशन कैन बी ब्रोकन इनटू 2 1D मोशंस। ठीक है, अब हमें करना क्या है इस केस में? ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से आसान ये रहेगा कि आप इस के 3 चीजें बड़ी आराम से डिराइव कर सकते हैं। पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा एच मैक्स, और तीसरी रेंज। अगर ये आप चीजें नहीं लगाएंगे जो अभी बताइए 2D को ब्रेक करने वाली, तो इनको डिराइव करना आसान नहीं रहेगा। तो 1 बाय 1 डिराइव करते हैं। कैसे? इनको 2 x और y में ब्रेक करने का मतलब है आप पहले x और y की 2 टेबल्स बना लें। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, हाँ जी, अगर ये v है तो वो v कोस थीटा, जब आपने बॉल को फेंका है और फेंकने के बाद आपके हाथ का कोई उस पर फोर्स नहीं लगेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी इज v कोस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज v साइन थीटा। अब ये बताएं आप, क्या x डायरेक्शन में पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी क्या? देखो, पहली बात तो पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हर किसी को आप 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। अब मैं पूछ रहा हूं कि x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन आप कह रहे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? नहीं, ये तो वेलोसिटी कौन, वो दोनों सेम बात ही है, वेलोसिटी कांस्टेंट। और कोई रीजन? एक्सेलरेशन
बताएंगे। अगर एक बॉल को मैं यहां से ड्रॉप करूं तो नीचे ही आती है, वो यहां से यहां नहीं गिरी। वाई? एक मैं, क्योंकि फोर्स आपका ऐसे लग रहा है। अगर बहुत हल्की बॉल होती है और इस साइड से पंखा चल रहा है, वो फराटे वाला, बॉल को यहां से छोड़ूंगा तो क्या बॉल यहीं पे गिरेगी? थोड़ी आगे जाके गिरेगी। क्यों? क्योंकि अब ग्रेविटी वाला फोर्स भी लगा है और पंखे वाला फोर्स भी लगा है। ठीक है, इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट का जब मैं ड्रॉप करूंगा तो इस साइड उसका मोशन हो जाएगा। कुल मिला के जब कोई बॉल आपकी सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है तो उसके ऊपर वर्टिकल फोर्स होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होता। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि F इक्वल टू एम होता है, तो आपका एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0। वाई में रहेगा क्या? कितना? -g। ठीक है, अब एक बात और बताएं, जब ये वाला स्पॉट जो एक्स एक्सिस पे है, जब ये स्पॉट यहां से चल के यहां पहुंच जाएगा, उतनी देर में वाई एक्सिस वाला स्पॉट कहां से कहां तक आ जाएगा? जब जितने टाइम में ये एक्स एक्सिस पे चलने वाला स्पॉट यहां से यहां पहुंच जाएगा, उतनी देर में वाई एक्सिस वाले स्पॉट कहां से कहां मूव करेगा? ऊपर से नीचे आ जाएगा, पूरा वो मूव कर लेगा। देखो ध्यान से, जब ये बॉल आगे जा रही है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। जब ये यहां होगी बॉल तो इसका प्रोजेक्शन ये और इसका ये, जब ये आगे जाएगा तो वो नीचे आना शुरू होगा और ये ऐसे जाएगा, है ना। तो कुल मिला के इस स्पॉट का यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम और इस स्पॉट का यहां जाके वापस आने का टाइम बराबर है, और वही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी है ना। तो अगर मैं इस वर्टिकल कंपोनेंट का टाइम निकाल लूं तो मेरा काम चल जाए, टी। हाँ जी, तो कैसे निकालेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके। और जब आप y एक्सिस वाली इक्वेशंस यूज कर रहे होंगे, तब आपको x में क्या हो रहा है उसकी बात की चिंता नहीं करनी है। अब आप भूल जाएंगे टाइम निकालते वक्त कि x में क्या हो रहा है, आपको सिर्फ ये स्पॉट दिख रहा है। तो y एक्सिस के लिए जब इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो वर्टिकल, मैं पहले इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में इक्वेशन लगा रहा हूं, यहां से यहां तक जाने की। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज v साइन थीटा माइनस जी टी। यहां से t निकालेंगे तो v साइन थीटा अपॉन जी। ये ऊपर जाने का टाइम है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे में भी आने में लगता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2v साइन थीटा बाय जी। अब निकालना है आपको एच मैक्स। जब एच मैक्स निकालेंगे तो यहां पे लगाएंगे एस इक्वल टू या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a एस। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज माइनस वी साइन थीटा का होल स्क्वायर 2 माइनस जी एच मैक्स। सोल्व करेंगे तो एच मैक्स कम्स आउट टू बी वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g। टाइम आ गया, एच मैक्स आ गया, रेंज निकालनी है। अब ये बताएं, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम? अगर एक्स ए एक्स इज 0, देयरफॉर वी एक्स विल नॉट चेंज। तो शुरू में जो आपकी थी वेलोसिटी v कोस थीटा, वही थ्रू आउट रहेगी। अगर मुझे रेंज निकालनी है यहां से यहां तक और ये कंपोनेंट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो मैं स्पीड इनटू टाइम t कर दूं, तो रेंज विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम t। तो रेंज is given by v cos theta into time. Time is 2v sin theta by g. r comes out to be, यहां पे देखिए 2 है, इसको मैं यूज करूंगा 2 sin theta cos theta कैन बी रिटन एज sin 2 theta। ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है क्या? 2 sin theta cos theta कैन बी रिटन एज sin 2 theta। तो ये आपका हो गया v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये आपका रेंज का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, इन्हीं तीनों फॉर्मूलों को हम एक और फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में v और थीटा ना गिवन हो, यहाँ पे v और थीटा गिवन था, अगर v और थीटा ना गिवन हो, क्या गिवन हो आपको? यहाँ देखें
जो बॉल फेंकी है उसकी शुरुआत की Vx और शुरुआत का Vy पता हो, उस केस में तीनों फॉर्मूले कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे वो देखते हैं। पहले आप तीनों फॉर्मूले मुझे दोबारा लिखवा दें एक बार। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2v sin थीटा बाय g, h max is equal to v square sin square theta by 2g and range is equals to v square sin 2 theta। बहुत बढ़िया। अब देखें आप, अगर आपको vx और vy पता है, क्या ये वाला टर्म vy है v cos थीटा v sin थीटा, तो v sin थीटा इज vy, तो इसको आप लिख सकते हो 2vy बाय g, v sin थीटा अगेन vy पूरे का स्क्वायर है तो vy स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और यहां पे इस एक्सप्रेशन को अगर आप वापस एक्सपैंड कर लें तो ये आपका हो जाएगा 2v स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाय जी, और इस v को एक यहां छोड़ दें और एक यहां ले आए तो v कोस थीटा आपका vx और ये आपका vy, तो 2vx vy अपॉन जी, 2 अपॉन जी। ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, खटाक करके एकदम। ठीक है, अब आप देखें, अगर ये बता दिया जाए कि आप जिस बॉल को फेंक रहे हैं उसको फेंकने की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। आप एक बॉल को 5 मीटर पर सेकंड से फेंक सकते हैं, बट एंगल आपकी चॉइस है कि कितना चूज करें, आपकी मर्जी है। आपको बताना है कि किस एंगल पे वो मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरेगा, रेंज मैक्सिमम कब होगी। 45 पे कैसे पता लगा, आप यहां से देखें, वी स्क्वायर तो आपने फिक्स कर दिया है, जी ऑलरेडी फिक्स होता है, तो इस टर्म को मैक्सिमाइज करना है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन साइन 90 पे 1 होता है वो, तो 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 45, तो जो रेंज मैक्सिमम आएगी आर मैक्स विल बी इक्वल टू विल बी एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। जब रेंज मैक्सिमम होती है तब एच और आर में एक रिलेशन रहता है। जब रेंज मैक्सिमम रहती है उस समय एच और आर में एक पर्टिकुलर रिलेशन रहता है। ड्राइव करेंगे, ध्यान है, देख लें। अगर रेंज मैक्सिमम है तो आप एच और आर को निकाल लें। एच मैक्स कितना हो जाएगा, आपको थीटा कितना पुट करना है 45, ये वी स्क्वायर साइन 45 का आउटपुट क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और नीचे आपका 2g ऑलरेडी था, तो ये हो गया वी स्क्वायर बाय 4g, एच मैक्स आ गया। रेंज निकाल लें, अब रेंज निकाल लेंगे तो ये 45 डिग्री है, 90 हो जाएगा साइन 91, तो वी स्क्वायर बाय, अब ध्यान से देखिए वी स्क्वायर बाय जी कितना हुआ आर, यहां भी वी स्क्वायर बाय जी का टर्म है, उसको आप आर लिख सकते हैं, आर बाय 4। तो जब आपकी रेंज मैक्सिमम रहेगी उस समय पे एच मैक्स आर बाय 4 आ जाएगा। ये कहीं भी नहीं चिपका देना है कि एच मैक्स और आर का रिलेशन ये ना, ये तब है जब आपकी रेंज मैक्सिमम हो। ठीक, इसके अलावा अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी पे दो एंगल से प्रोजेक्ट करता हूं, एक थीटा पे एंड 90 माइनस थीटा पे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कहने का इतना सा मतलब है, अगर मैं एक को थीटा 30 डिग्री पे फेंकूं और दूसरा 90 माइनस, अगर थीटा की वैल्यू 30 है तो वो हो जाएगा 90 माइनस 30 60 पे। अगर 30 पे फेंकूं या फिर 60 पे फेंकूं, क्या दोनों केस में आपका पार्टिकल सेम दूरी पे जाके गिरेगा, ये आपको चेक करना है। कैसे, क्या बोल रहा हूं मैं, एक बॉल को सेम स्पीड से एक बार 30 पे फेंका और एक बार 60 पे फेंका, आपको चेक करना है कि क्या रेंज सेम होगी क्या। करेंगे चेक, रेंज सेम होगी,
यहां पे एक बार आप पुट कर देंगे थीटा और एक बार 90 माइनस थीटा। देखिए आप जब थीटा पुट किया तो एक्सप्रेशन यही रहेगा, r इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। दूसरे केस में जब आप वी स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा इंटू 2 करेंगे तो ये आप अपॉन जी तो है ही आपका, ये वी स्क्वायर साइन, हाँ साइन स्क्वायर 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। साइन 180 माइनस समथिंग इज साइन समथिंग, है ना, तो आप साइन थीटा ही आ जाएगा। तो ये वी स्क्वायर साइन, अच्छा स्क्वायर नहीं था यहाँ पे, ये 2 था, यहाँ पे वो 2 हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला सेम आ गया, तो दोनों एंगल पर आपकी रेंज सेम रहेगी, थीटा और 90 माइनस थीटा पर आपकी रेंज सेम रहेगी। अगर रेंज सेम रहेगी तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम रहेगा? चेक करें। अगर आपने कहा कि इस एंगल पे फेंका, इस पे फेंका, तो टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज सेम रह रही है, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा? आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसमें एक बार थीटा पुट करो, एक बार 90 माइनस थीटा पुट करो, थीटा पुट कर दिया, 90 माइनस थीटा पुट करेंगे तो कोस थीटा बन जाएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा 2v कोस थीटा बाय जी। तो दोनों बराबर नहीं है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर नहीं आया। ऐसे ही एच मैक्स को ट्राई करेंगे, वो भी बराबर नहीं आएगा। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा आपका वो ऐसा बनेगा, अगर थीटा पे ये ट्रेजेक्टरी है तो 90 माइनस थीटा पे ये ट्रेजेक्टरी है, रेंज सेम है दोनों की, एच मैक्स अलग है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग होगा। अगर ऊपर जाने की हाइट अलग अलग है तो आपका टाइम भी अलग अलग होगा। ठीक है, ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इससे पहले मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि वो इक्वेशन आपके पार्टिकल्स जो स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट लाई करेंगे उन पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन बताती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का मतलब है कि उस लाइन पर लाई करने वाले पार्टिकल्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन बताती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स, तो ये ऐसी लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन बता रही है। ये बोल रही है कि जो एक्स रहेगा वही वाई रहेगा, अगर 1 है तो वाई भी 1 रहेगा, 2 है तो वाई भी 2 रहेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में मैं क्या बोल रहा हूं, जो ये आपका ग्राफ बना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होगा कि इस पाथ पर, ट्रेजेक्टरी पर लाई करने वाले पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशनशिप। अगर आपको जैसे यहां पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक वैल्यू और ले लें 2x प्लस 3, अगर आपको कोई x की वैल्यू बता दे x इक्वल टू 1 तो आप y निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली एक ऐसी इक्वेशन बनानी है इस पाथ के लिए जिसमें x और y का रिलेशन सेट हो जाए और x पुट करते ही y अपने आप आ जाए। ठीक है, ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। लेट से आपने पार्टिकल को वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, ये t इक्वल टू 0 पे यहां से फेंका है, और एट सम टाइम t, एट सम टाइम t पर ये पार्टिकल यहां पहुंच गया। तो इस समय
इसका ये मान लें आप x कोऑर्डिनेट है और इसका ये मान लें y कोऑर्डिनेट है। तो आप बताएं क्या मैं x को लिख सकता हूं x इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू टी, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट आपका कांस्टेंट है, वी cos थीटा इंटू टाइम कर दिया तो जितना ट्रेवल कर लेगा वो x निकल आया। अगर y निकालना हो तो y निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, क्योंकि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो y विल बी इक्वल टू u इज v साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका y हो गया। अब हमने ये बात की थी पहले ही कि हमें x और y के बीच का रिलेशन निकालना है और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो टाइम को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालेंगे इस एक्सप्रेशन से, t बिकम्स x बाय वी कोस थीटा, और इसको आप इस एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। यहाँ पे एक चीज छूट गई है, यू टी भी आएगा ना, यू टी भी आएगा ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y विल बिकम y v साइन थीटा, t की जगह आपका x बाय v कोस थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे v कट जाएगा, y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई टू वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। अगर आपको पार्टिकल के प्रोजेक्शन का एंगल पता है और वेलोसिटी पता है, थीटा पता है तो ये टर्म पता है, v पता है, g ऑलरेडी पता होता है, तो एक ही वेरिएबल है आपका x इस साइड और y इस साइड। जिस भी मोमेंट पे आपको y निकालना, आप x की वैल्यू पुट करेंगे और y निकाल लेंगे उस पॉइंट पे। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, मींस इस पर लाई करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन। इसी को आप एक फॉर्म में और लिखते हैं, यहाँ पे रेंज का टर्म बनाते हैं, इसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को एक फॉर्म में और लिखते हैं, रेंज का टर्म बनाते हैं। आप उसके लिए क्या करेंगे, रेंज का फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। रेंज का फॉर्मूला होता है आपका वी स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, सिंप्लीफाई कर लें दोबारा से, टू वी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाय जी। अब यहाँ पे देखें, टू वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय जी का टर्म तो है, यहाँ पे टू वी स्क्वायर जी तो है और कोस थीटा भी है, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा नहीं है। क्या करेंगे, ऊपर नीचे कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई किया और नीचे, तो आर बिकम्स, और ये वाला साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा टेन थीटा, तो टू वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय जी इंटू टेन थीटा टर्म बन गया। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है जी बाय दैट टर्म, तो इसको उल्टा ले जाएं और वो नीचे ले आए, तो ये आपका बन जाएगा जी बाय टू वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये नीचे आ गया, और वो आ गया टेन थीटा बाय आर। इसको आप यूज करेंगे उस एक्सप्रेशन में, तो वो बन जाएगी y टेन थीटा इंटू एक्स माइनस टेन थीटा बाय आर एक्स स्क्वायर। अगर टेन थीटा को कॉमन निकालेंगे तो y टेन थीटा एक्स स्क्वायर बाय आर। एक एक्सप्रेशन आपको ये याद रखना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का दो एक्सप्रेशन, ठीक है। हाँ हाँ, एक्स और वाई आपके उस ट्रेजेक्टरी पे, उस पाथ पे लाई करने वाले पॉइंट्स का वो है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ तक एक्स स्क्वायर बाय आर, ठीक है। इस चैप्टर में
लिमिटेड से फॉर्मूले आपके लास्ट में लिमिटेड से थे, एक बार रिवाइज करेंगे। आप बताएं, सबसे पहले आता है आपका पहले टाइम ऑफ फ्लाइट 2v sin थीटा बाई जी, 2vy बाई जी, फिर आता है आपका मैक्सिमम हाइट का v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, vy स्क्वायर बाई 2g, और फिर आपका रहता है रेंज का v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और आपका 2vx vy बाई जी। ठीक है, मैक्सिमम रेंज कब होती है? थीटा इक्वल टू 45 पे, और उस मैक्सिमम रेंज वाले केस में आपका रहता है एच मैक्स इक्वल टू आर बाई 4। अगला स्पेशल केस है आपका जब थीटा और 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज सेम रहती है, बट आपका टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट आर डिफरेंट। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करी हमने, y इक्वल टू एक्स y इक्वल टू tan थीटा x माइनस g बाई 2 v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर उसको आपने चेंज किया y इक्वल टू tan थीटा बाहर कॉमन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर, खत्म चैप्टर। मतलब कि ये प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट खत्म। इसके बाद आता है रिलेटिव मोशन। एग्जाम के लास्ट में आपके छोटे जो नोट्स हैं ये 12th वालों के लिए स्पेशली, मल्टीपल रिवीजन जितना करोगे उतना फायदा होगा। आपको सारे फॉर्मूले एकदम खटाक रात को 1 बजे उठा के पूछा जाए ये क्या है, तो मैक्सिमम रेंज है जी। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन आपका 1D में भी आता है और 2D में भी आता है। मतलब क्या इसका? फॉर एग्जाम्पल इस रूम में अंधेरा हो जाए, एकदम पूरा एकदम अंधेरा, और सामने एक प्लेटफॉर्म है जो कि मूव कर सकता है, उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है, और आप भी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। आपका प्लेटफॉर्म भी मूव कर सकता है और वो प्लेटफॉर्म भी मूव कर सकता है। ठीक है, और ऐसा होता है कि आप प्लेटफॉर्म को जब मूव करेंगे तो इतना स्मूथली मूव करेंगे कि आपको मोशन फील नहीं होगा, है ना। उस केस में अगर उसका प्लेटफॉर्म मूव करता हुआ आगे आए तो मुझे वो लाइट आगे आती हुई नजर आएगी ही आएगी। बट यदि अगर वो स्टेशनरी है और मेरा प्लेटफॉर्म मूव कर रहा हो, कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो, कोई और चीज ना दिख रही हो, तो उस केस में भी मुझे लाइट आगे आती हुई नजर आएगी, हालांकि मूव मैं कर रहा हूं। ऐसा होगा क्या? हाँ कि ना? नहीं पता, बता फील कर पा रही है? आप कह रहे तो होगा ही सर। दोनों ही केस में भले ही मैं मोशन में हूं चाहे वो मोशन में हो, मुझे मोशन उसका होता हुआ ही दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं आप रिलेटिव मोशन। या आपने ऑब्जर्व किया होगा ट्रेन में, जब ट्रेन स्टेशनरी आपकी स्टेशन पे रहती है तो जब बगल वाली ट्रेन चलती है या आप वाली चलती है तो कई बार कंफ्यूजन होता है ना, ये कौन सी चली है। तो सारा खेल रिलेटिव मोशन का, क्योंकि रिलेटिव माने अगर आपको स्पेस में कोई और पॉइंट दिख होता तो उसके रिलेटिव में आप उसका मोशन देख पाते, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई और पॉइंट नहीं है, तो आपको जो दिखता है उसको आप बोलते हैं कि रिलेटिव मोशन है। एग्जांपल देता हूं इसका मैं, अगर एक गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और आगे वाली गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ये ए है गाड़ी, ये बी है, तो ए को बी किस स्पीड से आगे जाती हुई नजर आएगी? 3 मीटर पर सेकंड, है ना, हालांकि उसकी एक्चुअल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसे केस में हमारा फॉर्मूला बनता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज गिवन बाय वी बी माइनस वी। ठीक है, बाकी सवाल कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। 2D में कैसे रहता है? 2D में इसके दो स्पेशल केस हैं रिलेटिव मोशन के, एक रेन का, एक रिवर का। आप स्टेशनरी हैं तो रेन आपको मान लो वर्टिकल आती हुई दिखाई दे रही है, अगर आप भागते हैं रेन में तो आपको छाता एक एंगल पे करना पड़ेगा, क्योंकि रेन आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे आती हुई दिखाई देती है। देखते हैं क्यों ऐसा होता है। लेट्स से रेन की स्पीड ये है वी आर, और आप इस साइड भाग रहे हैं स्पीड ऑफ मैन वी आर, और वी एम आपको गिवन है। जिस डायरेक्शन में छाता लगाना होता है वो डायरेक्शन क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। रेन को जो मैन को जो रेन की डायरेक्शन दिखेगी उसी डायरेक्शन में आपको छाता लगाना पड़ेगा। तो हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये होता है वी आर माइनस वी एम। अब दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि मैं वी आर
प्लस माइनस Vm कर दूं, मैं Vr और नेगेटिव ऑफ Vm को जोड़ दूं तो वो मुझे Vrm दे देगा। यहां पे देखें Vr किस साइड है, Vr ऐसे, Vm ऐसे है, इसको उल्टा कर लो, ये आपका माइनस Vm हो गया। तो आपको जो दो मैंने सर्कल किए हैं वेक्टर्स, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, पैरेललोग्राम लो लगाएंगे, ये डायरेक्शन आ जाएगी, ये डायरेक्शन आ गई है Vrm की। Vrm मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब है जो आदमी को वो दिख रही है किस साइड से आ रही है, तो रेन आपकी इस साइड से आ रही होगी, इस साइड से आ रही होगी तो छाता इस साइड लगाना पड़ेगा। वो पूछता है कि उसका एंगल कितना होगा विद वर्टिकल, ये थीटा मान लिया, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। और ये जो थीटा है इसको आप टेन थीटा के फॉर्म में निकाल सकते हैं, ये Vr के प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड आपकी Vm के प्रोपोर्शनल है, तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू Vm बाय Vr। ये वाला फॉर्मूला आपका 1D और 2D दोनों में एप्लीकेबल है, VBA इक्वल टू VB माइनस VA। ठीक है, ये आपका रेन वाला हुआ। पूछना कुछ इसमें? अगला है रिवर वाला। रिवर में दो तरह की प्रॉब्लम है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। कितना टाइम बचा है? बहुत है इतना तो। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और दूसरा क्रॉसिंग रिवर। इसमें दो पार्ट हैं आपके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और मिनिमम। ठीक है, अगर एक रिवर की स्पीड Vr इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, आपका स्टेटमेंट आएगा कि बार कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, तो पानी ठहरा हुआ है तब उसकी स्पीड मान लो 4 मीटर पर सेकेंड है, तो वो डाउनस्ट्रीम अगर चलेगा तो बहाव के साथ चलेगा, बहाव के साथ चलेगा तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। 4 से वो खुद तैर रहा था, 2 से रिवर तैर रही है तो 6 हो जाएगा, साथ में फ्लो करेगा। तो जब अपोजिट में जाएगा, रिवर पीछे आ रही है 2 से और वो 4 से आगे जा रहा है, तो उसका 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे डाउन अपस्ट्रीम में जब प्रवाह के विपरीत जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यहां देखते हैं क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड मिनिमम टाइम, दो अलग अलग केस बनेंगे। एक रिवर फ्लो कर रही है विद वेलोसिटी Vr, आपको रिवर क्रॉस करनी है बाय ट्रेवलिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप एग्जैक्टली अपोजिट जाएंगे। ठीक है, इस केस में सवाल ये आता है कि कितने एंगल पे स्विमर कूदे कि वो स्ट्रेट चला जाए। तो आप बताएं कि क्या वो इस डायरेक्शन में कूद सकता है? इस डायरेक्शन में कूदेगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये होगा और एक ये होगा, और रिवर का तो रहेगा ही रहेगा, तो दोनों का नेट कुछ इस साइड आ जाएगा, तो वो उस साइड चला जाएगा, वो कूदेगा इस डायरेक्शन में। लेट्स से ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। इस साइड कूदने का फायदा क्या होगा, जब यदि आपको उधर जाना है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए। कहने का मतलब वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है वो यदि इसको कैंसिल कर दे, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये v साइन थीटा और एक ये v कोस थीटा, और जो रिवर की वेलोसिटी है वो तो रहेगी ही रहेगी, जैसे यहां भी रही थी, है ना। अब जाना ही अपोजिट है तो ये वाले दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल करने चाहिए, कैंसिल करने का मतलब बराबर होने चाहिए। तो v कोस थीटा इक्वल टू वी आर कोस थीटा विल बी इक्वल टू बाय v।
VM बोल दें इसको आप चाहें तो। इस एंगल पे कूदेगा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्रॉस कर जाएगा। ठीक, मिनिमम टाइम आपको रिवर को क्रॉस करना है, रिवर की वेलोसिटी VR है। कहीं भी जाएं, चाहे आप यहां से यहां जाएं, यहां से यहां जाएं, कहीं जाएं, बट आपका टाइम मिनिमम लगना चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, आप किसी एक रैंडम डायरेक्शन में, मान लो यहां कूद गए, एक बार सोचते हैं एक बार ना, इस साइड कूद गए और आपकी वेलोसिटी फिक्स है, स्विम करने की जो आपकी स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। तो 5 मीटर पर सेकंड आप ऐसे अपना एफर्ट लगा रहे हैं, रिवर ऐसे जा रही है, तो आप कहीं नेट ऐसे जाएंगे फिर ना, ऐसे करके। लेकिन आपको, अगर मैं आपकी वेलोसिटी पूरी की पूरी इस साइड दे दूं, स्विमर आपका रिवर के अलोंग कूद जाए, तो क्या कभी वो क्रॉस कर पाएगा? इसका मतलब स्विमर की वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है वो उसको क्रॉस करवा रहा है, ना कि उसका ये वाला कंपोनेंट, है ना। और रिवर का ये वाला कंपोनेंट तो क्रॉस करा ही नहीं सकता, वो तो आगे लेके जा सकता है। तो इस साइड जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके वर्टिकल कंपोनेंट, इस वाले कंपोनेंट की है। और जब उसका ये वाला कंपोनेंट मैक्सिमम हो जाएगा तब उसको क्रॉस करने में मिनिमम टाइम लगेगा, हाँ के ना। तो वो है ही 5 मीटर पर सेकेंड, फिक्स है वो। तो आप उसको किसी भी एंगल पे रख लो, उसका एक कंपोनेंट ही अवेलेबल होगा, पूरा नहीं अवेलेबल होगा। तो अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड को पूरा ऐसे दे दूं तो पूरा का पूरा अवेलेबल हो गया, तो सबसे कम टाइम लगेगा। तो इस केस में जो स्विमर है वो कूदेगा सीधा, लेकिन रिवर की भी स्पीड है VR, VM, जाएगा तो कहीं यहां पे, लेकिन अपना एफर्ट इस साइड लगाएगा। तो उस केस में यहां से जब यहां पहुंचेगा तो उसको मिनिमम टाइम लगेगा, है ना। उसको परपेंडिकुलर कूदना पड़ेगा मिनिमम टाइम के लिए। बहुत बढ़िया, सो प्राउड ऑफ मी। मतलब कितना एकदम सटीकता से हो जाता है, फ्लो भागते भागते। कुछ बात पल्ले पड़ भी रही है कि मैं ही, मेरे को ही, मतलब मेरी रिवीजन हो रही है?